आज चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड में हम आपको एक ऐसे खास शख्स से मिलवाएंगे जो कि हमें उत्तर प्रदेश और बिहार में जो माफिया रहा है, अंडरवर्ल्ड रहा है, उसकी जो बारीकियां हैं उनसे वाबस्ता करवाएंगे। हमारे साथ इस वक्त संदीप पांडे जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। एज ए क्राइम जर्नलिस्ट उन्होंने बहुत काम किया है और एज एन ऑथर इनकी एक किताब कुछ साल पहले रिलीज हुई थी जिसका नाम था वर्चस्व, जिसमें इन्होंने अंडरवर्ल्ड की दुनिया की बहुत ही गहराइयों को छुआ, जिस तरीके की इनकी कवरेज रही है, जो इनके अनुभव रहे हैं और जो इनकी जानकारी रही है। बहुत संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी, ये जो अतीक अहमद का मर्डर हुआ है, उसके कुछ दिन पहले उसके बेटे का एनकाउंटर होता है। इसके बाद सब लोगों में ये जानकारी हासिल करने की एक भूख है कि अतीक अहमद का जो अंडरवर्ल्ड का इतिहास है वो क्या इतिहास है, क्योंकि हमने बहुत से माफियाओं का नाम सुना है उत्तर प्रदेश में। अतीक अहमद भी उन समय के माफियाओं में काफी सक्रिय रहा, लेकिन ऑफ लेट बहुत सालों से वो जेल में चल रहा था। तो उसके बाद अचानक कुछ महीने में ये सब कुछ घटनाक्रम होता है और उसके बाद देश का सबसे सनसनीखेज मर्डर, जो कि लाइव टीवी कैमरास के सामने उसकी रोशनी में होता है, पुलिस की कस्टडी में उसे गोलियां मार दी जाती हैं। तो आप अगर हमें और हमारे दर्शकों को अतीक अहमद के बारे में बता सकें और ये किस लीग के साथ जुड़ा हुआ था, किस माफिया के साथ और कौन से राजनेताओं के साथ इसके तार जुड़ते थे, अगर उसके बारे में जानकारी दे पाए। देखिए, अतीक का बैकग्राउंड कमोबेश वैसा ही था जैसा यूपी और बिहार के तमाम बाहुबली पॉलिटिशियंस का था। और अतीक के साथ तो बिल्कुल वो तकरीबन 35 साल का साम्राज्य था उसका। और 2 महीने में चीजें दम से अतीक के अगेंस्ट जानी शुरू हुई। वो पहली बार जो है उसको सजा भी मिल जाती है कोर्ट से। और उमेश पाल हत्याकांड में उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाता है, उसके बेटे के ऊपर होता है। उसके बेटे का कुछ दिनों के फरारी के बाद पुलिस से मुठभेड़ होती है झांसी में और वहां एनकाउंटर हो जाता है। ये अतीक के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। और उसके बाद से अतीक और अशरफ, जो उनके अतीक के भाई थे, उनके साथ क्या हुआ कैमरे के सामने वो पूरी दुनिया ने देखा। अतीक के बैकग्राउंड की अगर बात की जाए तो हम लोग को थोड़ा सा पीछे चलना होगा। और ये करीब 1979, ये वो साल था जब अतीक अहमद के ऊपर पहली बार एक मर्डर का चार्ज लगता है, एफआईआर होती है। उसके पहले अतीक एक बहुत छोटे परिवार का लड़का था। उसके फादर जो थे वो फिरोज उनका नाम था और वो तांगा चलाया करते थे इलाहाबाद में। और अतीक मुफलिसी में उनका परिवार था और अतीक धीरे धीरे बड़ा हुआ, हाई स्कूल में पहुंचा। हाई स्कूल, इसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था। हाँ, मनबड़ ये शुरू से था और मारपीट और मोहल्ले में लड़कों के बीच में झगड़ा करना, ये सब इसकी फितरत शुरू से रही। हाई स्कूल में फेल होने के बाद अतीक ने पढ़ाई कंप्लीटली छोड़ दी और वो पूरी तरीके से उसके अंदर एक जिद थी, कह सकते हैं, या एक दिमाग में फितूर होता है कि मुझे बड़ा आदमी बनना है। वो बड़ा आदमी ऐसा होगा जिसके पास पैसा भी होगा, पॉलिटिकल पावर भी होगा, मसल पावर भी होगा। हर तरीके से एक बड़ा आदमी बनने की उसके अंदर उसके दिमाग में एक सोच थी और वो बढ़ता है उस तरफ। और 1979 में जब पहली बार उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होता है, चार्ज लगता है, वो जेल जाता है, जेल से छूट के आता है और यहाँ से अतीक की जुर्म की दुनिया में अतीक मतलब एक औपचारिक रूप से वो उसकी एंट्री हो जाती है। चीजें बढ़ने लगती हैं, लेकिन अतीक चूंकि एक मर्डर कर चुका था और अभी तक उसके नाम पे कुछ बड़ा जुर्म की दुनिया का नहीं था, तो चीजें धीरे धीरे ही वो चीजें चल रही थी। और इसी बीच उसी दौर में इलाहाबाद में एक चांद बाबा करके शख्स था जो जिसकी छवि भी दबंग की थी। अपने इलाके में गुंडा था, माना जाता था, इलाहाबाद का बड़ा गुंडा था वो। और वो उस वक्त सभासद भी था सब्जी मंडी इलाके का। तो चांद बाबा से इसके क्लासेस शुरू हो जाते हैं। चूंकि दोनों के इंटरेस्ट एक थे, एरिया एक था, तो इसके क्लासेस शुरू हो जाते हैं और वो क्लासेस धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। और करीब एक डिकेड के बाद, एक दशक के बाद, 1989 में विधानसभा चुनाव यूपी में हो रहे थे और उसमें इलाहाबाद पश्चिम से अतीक कॉन्टेस्ट करता है। उसको किसी पार्टी से टिकट नहीं मिलता है, तो वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे कॉन्टेस्ट करता है। और उसको जब चांद बाबा देखता है कि जब ये अतीक कॉन्टेस्ट कर रहा है, तो वो इसको रोकने के लिए, इसको हराने के लिए या अपनी एक इमेज बिल्ड करने के लिए कि मैं भी लड़ूंगा, चांद बाबा भी कॉन्टेस्ट में आ जाता है।
और हम्म। दोनों के बीच में बहुत एक सरगर्म वाली इलेक्शन रहती है। उसमें कभी भी मतलब ये लोगों में था कि कभी भी ये दोनों एक दूसरे के सामने पड़ेंगे तो गैंग वॉर होने की आशंका थी। और खैर इलेक्शन होता है और इलेक्शन में अतीक बहुत कम वोट से, हालांकि उसमें वोटिंग परसेंटेज ही बहुत कम होते थे, करीब 25,000 के आसपास अतीक को वोट मिलता है। और अतीक कुछ हजार वोट से, 3,000 या 4,000 वोट के आसपास से अतीक जो है चुनाव जीत जाता है और पहली बार विधायक बन जाता है। ये अतीक के करियर का और लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब वो एमएलए बन जाता है। इस इलेक्शन के कुछ ही दिन बीते थे, तकरीबन 2-3 महीने बीते होंगे। अतीक रोशनबाग एक इलाका है इलाहाबाद में, वहां बैठा हुआ था एक चाय की दुकान पर अपने लोगों के साथ। और सामने से चांद बाबा अपने लोगों के साथ आ जाता है वहां पर। दोनों आमने सामने पड़ जाते हैं तो बातचीत होती है, बातचीत बहस में बदलती है और वो बहस तकरार में बदल जाती है और गैंगवॉर शुरू हो जाता है वहां पर। उस गैंग वॉर में गोली बम चलने लगते हैं, पूरा बाजार एकदम से बिल्कुल अचानक से जो चीजें होती हैं तो बाजार बिल्कुल स्तब्ध रह जाता है, भगदड़ मच जाती है, लोग भागते हैं अपनी जान बचाने के लिए। और जब चीजें थमती हैं तो उसमें चांद बाबा की हत्या हो चुकी थी। और उस चांद बाबा के जो क्लोज अलाई थे, 2-3 उसके जो मेन आदमी थे, वो सब वहां से भाग जाते हैं, वो बच जाते हैं, वो भाग जाते हैं। ये घटना अतीक के रुतबे को अंडरवर्ल्ड में, इलाहाबाद आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में बढ़ाने के लिए बहुत पर्याप्त थी। चांद बाबा एक नामी गुंडा था, सभासद था, विधानसभा चुनाव में कॉन्टेस्ट कर रहा था और उसकी हत्या अतीक करते हैं। अतीक के ऊपर उसकी हत्या का आरोप लगता है। हालांकि इस पूरे मामले में कानूनी दांवपेच से अतीक बच जाता है, लेकिन लोगों को यह पता चल चुका था, यह मैसेज बड़ा क्लियर जा चुका था कि अतीक अहमद ने ही चांद बाबा की हत्या की है और उसका रुतबा बहुत तेजी से बढ़ता है। और यहीं से अतीक फिर अपने एम्पायर को एक विस्तार देना शुरू करता है। जो चीजें सीमित थी एक छोटे से एरिया में इलाहाबाद के, वो चीजें बढ़नी शुरू होती हैं और फिर धीरे धीरे ठेकेदारी की तरफ चीजें करता है, मूव होती हैं। इलाहाबाद में चूंकि गंगा यमुना दोनों है, संगम है, तो बालू का काम, खनन का काम वहाँ बहुत बड़े पैमाने पे होता है। तो वहां फिर एंट्री होती है चीजें, और वो हर जगह जहां से पैसा आ सकता है वहां फिर अतीक अहमद की एंट्री होनी शुरू होती है। एक अतीक अहमद का अपना स्टैंप लग जाता है कि यहाँ से या तो मैं करूंगा काम या तो फिर मुझे कट मनी चाहिए। इस तरीके से अतीक अहमद हम्म। वहां इलाहाबाद में एक साम्राज्य बनना शुरू हो जाता है। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, क्या मैं कंटिन्यू नहीं, करूं? नहीं, मैं बस ये पूछना चाह रहा था कि उस वक्त ये निर्दलीय विधायक था और राजनीति में आने के बावजूद भी अतीक अहमद का ये जो अंडरवर्ल्ड की गतिविधियां हैं और माफिया जैसे आपने बताया, उसमें उसमें संलिप्तता बढ़ती जाती है, रादर देन कि ये अपने आप को राजनीति में एक्टिव करे, सक्रिय करे। लेकिन ये अंडरवर्ल्ड में, और ये शायद वो दौर रहा होगा जबकि इस तरीके के जो माफियाज थे या बदमाशी वगैरह थी, उसकी बहुत वैल्यू हुआ करती थी राजनीति में। यूजुअली हमें यहाँ देखा है कि लोग जो अंडरवर्ल्ड में रहे हैं वो राजनीति में सिर्फ इसलिए आते हैं कि अपना अपना दामन पाक साफ कर। अगर आप एक पैटर्न देखें तो यूपी और बिहार में ये पैटर्न बड़ा कॉमन है कि ज्यादातर जो माफिया है ना, वो पहला इलेक्शन होता है वो इंडिपेंडेंटली ही जीत जाते हैं। ये उनका अपना रसूख होता है और वो ये चुनाव इलेक्शन जीत के ये बताते हैं कि मेरे पास इतने लोगों का मैन पावर का सपोर्ट है, मैं एक श्योर शॉट सीट जीतता हूँ, एक श्योर शॉट सीट मेरे पास है। और उसके बाद उनको फिर पॉलिटिकल पार्टी, जब जनता मुहर लगा देती है, आपको एमएलए बना देती है, तो पॉलिटिकल पार्टियां फिर उसके बाद से उनको अपने साथ, जिनके साथ भी उनकी गोटी सेट हो जाती है, बैठ जाती है, उनके साथ वो उस पार्टी में वो शामिल हो जाते हैं। और फिर उनका सफर जो है, राजनीतिक सफर एक शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम ये होती है कि कई सारे ऐसे माफिया हैं जो, अच्छा, एक बड़ा एक रोचक रिकॉर्ड भी देखने को मिलता है। ज्यादातर एवरेज जब एक माफिया पॉलिटिशियन में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर उसके ऊपर लगने वाले अपराध के जो आरोप होते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। एक बार पॉलिटिशियन हो जाने के बाद हर माफिया चाहता है कि उसके ऊपर आरोप अब न लगे, इसलिए वो फिर उसके जो एलआई होते हैं वो उस क्राइम के सेक्टर को संभाल लेते हैं, ये पॉलिटिक्स करने लगता है। लेकिन कुछ एक माफिया ऐसे हैं जो पॉलिटिक्स में जाने के बावजूद उनके ऊपर संगीन आरोप लगते रहे हैं। उनमें से एक ये अतीक अहमद थे। अतीक अहमद 90s में, जब 1989 में जब वो पहली बार एमएलए बन जाते हैं, उसके बाद जब पॉलिटिकल पार्टियों को भी ऐसा लगता है कि एक ऐसा आदमी है जो इंडिपेंडेंटली चुनाव जीत सकता है, तो इसको अगर हम अपने साथ ले लेंगे तो हमारा सीट एक कंफर्म होगा। और वो जुड़ जाते हैं समाजवादी पार्टी से, और एक उत्तर प्रदेश में एक समय, उसमें अभी भी पार्टी है अपना दल।
अपना दल के साथ और समाजवादी पार्टी के साथ, कभी अपना दल के साथ कभी समाजवादी पार्टी के साथ। अतीक अहमद बहुत कोई फिक्स किसी एक पार्टी के साथ नहीं रहे 90s में। कुछ कुछ समय के लिए दोनों पार्टियों से उनकी जो सोहबत है वो चलती, साथ उनका चलता रहा और वो चुनाव जीतते रहे, कभी इस पार्टी से कभी उस पार्टी से। और उसके बाद इनके साथ इनके करियर में जब दोबारा एक बड़ा सेट वो आता है, मौका आता है, जब अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी लोकसभा का टिकट देती है इलाहाबाद, फूलपुर लोकसभा से, और फूलपुर लोकसभा से ये चुनाव जीत जाते हैं, तो इनको अपने जो विधानसभा की सीट थी वो खाली करनी पड़ती है, इलाहाबाद पश्चिम की सीट। और उस समय इनका एक अलाई था, इनका बहुत क्लोज एसेट था राजू पाल। राजू पाल की भी अपनी महत्वाकांक्षा थी कि वो पॉलिटिक्स में आए, तो राजू पाल बीएसपी से टिकट पाने में कामयाब रहते हैं। और अतीक अहमद चाह रहे थे कि ये जो विधानसभा की सीट है, क्योंकि मैं एमपी बन चुका हूं, तो ये सीट मेरे फैमिली में रहे, तो उन्होंने अपने छोटे भाई अशरफ को ये सीट से समाजवादी पार्टी से टिकट दिलवाया और चुनाव लड़वाने लगे। और राजू पाल से अतीक अहमद के बीच में जो दरार पड़ी वो इसी इलेक्शन को लेकर के पड़ी। अतीक चाह रहे थे कि ये सीट मेरी है, मेरे पास रहे, और राजू पाल की महत्वाकांक्षा थी कि आप फूलपुर गए, सीट खाली हुई है, तो मैं लड़ना चाहता हूँ यहाँ से, और मुझे टिकट मिल चुका है, मैं लड़ूंगा चुनाव। यहाँ से इन दोनों के बीच में क्लैश शुरू हुआ और चुनाव हुआ, और उस चुनाव में राजू पाल बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीतने में सफल रहे। और यहाँ से जो वो दरार थी वो एक बड़ी अदावत में बदल गई, और जो एक हार का गुस्सा था या जैसा भी था, जो चीजें थी। और उसके बाद करीब 25 जनवरी 2005 को, 2004 के बाद 2005 को 25 जनवरी 2005 राजू पाल की इलाहाबाद के धूमनगंज इलाके में हत्या होती है। और वो हत्या भी बहुत दुस्साहसिक तरीके से की गई थी। दो दो बार राजू पाल को, एक बार पहली बार उनके ऊपर फायरिंग हुई AK-47 से, राजू पाल घायल होते हैं, हॉस्पिटल की तरफ उनको लेके जाया जाता है। तो जो हमलावर थे उनको ऐसा लगता है कि शायद ये बच जाएगा हॉस्पिटल जाकर के, इसको गोलियां न लगी हों इसके मौत के लिए जो काफी होती है, तो फिर दौड़ा करके इसको फिर दोबारा इसके ऊपर फायरिंग की गई और उसमें राजू पाल की मौत हो जाती है। उस मामले में पॉलिटिकल मर्डर था, एक एमएलए की हत्या होती है, तो बहुत हंगामा मचा। उसके बाद उस मामले में अतीक अहमद, राजू पाल, ये लोग एफआईआर होता है इन लोग के ऊपर, और केस वहां से राजू पाल का शुरू होता है। उसी मामले में उमेश पाल गवाह थे, और उमेश पाल को अतीक लगातार प्रेशराइज कर रहे थे, जैसे जो भी रिपोर्ट्स आई थी कि तुम इस केस से, गवाही से पीछे हट जाओ और शांत हो जाओ। लेकिन उमेश पाल नहीं मानते हैं, वो कहते हैं नहीं, मैं गवाही दूंगा। और ये चीजें चलती रही, और फिर हमने देखा कि कैसे कुछ समय पहले, करीब महीना डेढ़ महीना पहले, उमेश पाल की हत्या होती है, और उसके बाद से फिर चीजें किस तरीके से जो हुई वो हमारे सामने है। तो ये अतीक के करियर का एक वो रहा, मोटा मोटी एक खाका रहा कि किस तरीके से वो एक मर्डर से चीजें शुरू होती हैं, और पॉलिटिक्स आता है। अतीक 5 बार के एमएलए होते हैं, एमपी बनते हैं, और फिर किस तरीके से उनको कोर्ट में सजा मिलती है। वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं कि मैं जाऊंगा तो मेरी हत्या हो सकती है, लेकिन वहां से इनको लाया जाता है यूपी में, और फिर जो हुआ वो सबके सामने है। अच्छा, ये बताइए कि इसमें जैसे अतीक अहमद है, इनकी राजनीति जो रही है वो ज्यादातर तो पहले निर्दलीय विधायक से, ये आते हैं समाजवादी पार्टी, और क्योंकि एक समय था जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में यही पार्टियां, जिसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मेन आपस में इनका झगड़ा था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी नहीं रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बहुत देर बाद वो पकड़ बन पाई। तो क्या ये इस तरीके के जो एलिमेंट्स हैं जो अपराध जगत से राजनीति में आए, इन लोगों को हाथों हाथ लिया जाता रहा है? इसमें मुख्तार अंसारी कहाँ फिट होते हैं? इसके अलावा और भी उत्तर प्रदेश में बाहुबली थे, तो अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग बाहुबलियों को अपनी गोद में बैठा रखा था उन समय में, जिस तरीके से अतीक अहमद को भी समाजवादी पार्टी ने सहारा दिया। जी बिल्कुल। आप अगर एडीआर की रिपोर्ट देखिए तो कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिसके अंदर दागी पॉलिटिशियंस ना हो या दागी एमएलए ना हो, एमपी ना हो। ये करीब करीब सभी पार्टियों के में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। और मुख्तार अंसारी की जहां तक बात है, तो मुख्तार अंसारी के साथ, मुख्तार अंसारी भी अपना करियर शुरू करते हैं बीएसपी से, लेकिन फिर बीएसपी 96 में वो पहली बार एमएलए बने थे मऊ से, और तब बीएसपी से वो चुनाव लड़े थे, बीएसपी के टिकट पे चुनाव जीते थे। लेकिन बीएसपी के साथ बहुत लंबा उनका करियर नहीं चल पाया, और वो अलग हो गए, और उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली,
कौमी एकता दल के नाम से। और उनकी पार्टी का जो प्रभाव क्षेत्र था वो उनके होम डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर, बगल का डिस्ट्रिक्ट था मऊ, और 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में वो अपना उनका एक प्रभाव था। लेकिन जो चुनाव जीतने की क्षमता थी वो मुख्तार अंसारी के पास, जो मऊ से लड़ते थे, मऊ सदर से, वो एक सीट निकलती थी और एक सीट उनके भाई की थी। हालांकि मुख्तार अंसारी के भाई पहली 1985 में एमएलए बने थे, तब मुख्तार के ऊपर इतने सारे केसेस नहीं थे। मुख्तार बिल्कुल नए नए नवयुवक थे और उस समय उनके भाई एमएलए। हालांकि मुख्तार अंसारी का पॉलिटिकल फैमिली रहा है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है। मुख्तार अंसारी के जो ग्रैंडफादर थे वो 1927-28 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, जिस कांग्रेस में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग थे। तो एक बड़ा पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है मुख्तार अंसारी की पॉलिटिकल। और मुख्तार अंसारी के साथ जो चीजें हैं तो वो उनके साथ है, कई सारे केसेस हैं, बाहुबली है, माफिया है। मुख्तार अंसारी की 96 के बाद से वो ज्यादातर चुनाव अपनी जो पार्टी उन लोगों ने बनाई थी, उनकी फैमिली ने, उससे ही वो लड़ते रहे। और आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी में भी जब मुख्तार 2017 के चुनाव के ठीक पहले जब समाजवादी पार्टी में शामिल करने की बात आई मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल अंसारी को, तो अखिलेश यादव ने मना कर दिया कि हम शामिल इनको नहीं करेंगे अपनी पार्टी में। और इसको लेकर के समाजवादी पार्टी में काफी तकरार हुई, बहुत न्यूज बना था उस चीज को लेकर के, और अंततः अखिलेश यादव ने इनको पार्टी में शामिल नहीं होने दिया था। उसी समय, बिल्कुल उसी समय के आसपास की बात है जब अखिलेश यादव ने डीपी यादव, एक बाहुबली थे पश्चिम उत्तर प्रदेश के, उनको भी पार्टी में शामिल करने से मना कर दिया था। और एक जनसभा थी जहां अतीक अहमद के साथ उनको मंच साझा करना था, तो अखिलेश यादव ने वहां भी मंच से अतीक अहमद को उतरवा दिया था। तो समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव का जो एरा आता है, तो वहां पे आप अखिलेश यादव का एक ये पैटर्न देखेंगे कि वो कई सारे माफियाओं को पार्टी में शामिल होने से मना करते हैं, रोकते हैं। और लेकिन कई सारे बाहुबली उनके पार्टी में मौजूद हैं और हर पार्टी में है। तो मुख्तार अंसारी का किसी एक पार्टी के साथ कोई बहुत लंबा करियर नहीं चला, आना जाना ये उनका लगा रहा, बीएसपी के साथ भी, सपा के साथ भी। सपा के साथ अच्छा। हालांकि बाद में 17 के बाद में जुड़ गए। जब ये अतीक अहमद का ये भी कांड हुआ है और जिस तरीके से सब कुछ हुआ है, तो ये 2005 का वही एक मर्डर केस था जिसमें गवाही को लेकर इतना लंबा ये स्ट्रेच हुआ और उसमें गवाही देनी है नहीं देनी है उसको लेकर इतना दबाव बनाया गया। तो वो सारा लगभग 18 साल इतना लंबा ये केस चला गया। जी, जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं या जो अतीक के बयान सोर्सेज के थ्रू बाहर आए हैं कि जो अभी हाल फिलहाल में पूछताछ में उसने पुलिस का क्या कुछ बताया, तो उसमें दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक तो उमेश पाल राजूपाल हत्याकांड का गवाह था और उसके ऊपर गवाही से हटने के लिए कहा जा रहा था। दूसरा एक सोर्सेज के मार्फत है, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन सोर्सेज के मार्फत ये बात है कि अतीक अहमद ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उमेश पाल लगातार इलाहाबाद में अतीक के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था, अतीक के साम्राज्य को चुनौती दे रहा था। और अतीक को यह लगा कि अगर ये इसी तरीके से बोलता रहा तो शायद मेरा जो रसूख बना है इतने दिनों के ये में, वो खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों मसले, एक तो गवाही से न हटने की जिद उमेश पाल की, और दूसरा जो इन दोनों के बीच में क्लैशेस थे वो बढ़ते जा रहे थे। तो उसके बाद अतीक का जो ये था कि फिर इसके बाद हम लोगों ने डिसीजन लिया कि इसको अब मार देना ये रहेगा। और अतीक ने बाद में कबूला भी। असद के एनकाउंटर के बाद अतीक ने कहा ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, सब मेरा किया धरा है जिसकी वजह से मेरे बेटे का एनकाउंटर हुआ। तो ये एक बस 2005 के उसी घटनाक्रम से जुड़ा हुआ तार था जो इतने लंबे समय बाद और इस रूप में सामने आया। उमेश पाल मर्डर केस में पहली बार असद के नाम पे एफआईआर दर्ज होती है। उसके पहले असद के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं था। वो जस्ट 12वीं 12th पास आउट स्टूडेंट था और वो लॉ करने के लिए फॉरेन जाना चाहता था। लेकिन चूंकि पूरे फैमिली के ऊपर एफआईआर था, कई सारे अलग अलग मामले चल रहे थे, तो उसमें क्लियरेंस उसको नहीं मिलती है, उसके पासपोर्ट के इश्यूज में बहुत टाइम लग जाता है। और सडनली इन सारे चीजों के बीच में ये उमेश पाल वाली मर्डर की प्लानिंग होती है और उसमें असद खुद मौके पे था। सीसीटीवी में उसके फुटेज मिलते हैं कि वो बोल्ट कर रहा है पिस्टल और दौड़ रहा है, जिधर उमेश पाल की मर्डर हो रही है उस तरफ वो भाग रहा है। तो ये पहली बार उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ था असद के ऊपर। इसके पहले उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था असद का। तो अभी ये जो मर्डर हुआ है, आप
ये जिस तरीके से पत्रकारों के रूप में हमलावर आए, तो वैसे तो उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे दिन दहाड़े कत्लकांड हुए हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये वाला मर्डर, इसको आप अलग कैसे देखते हैं? क्योंकि अतीक अहमद और इतने बड़े बाहुबली को पहले से पहले क्या कोई इस स्केल पे मर्डर प्लान हुआ है, किया गया है? और आप इस मर्डर के पीछे क्या देखते हैं? अतीक को और उसके भाई अशरफ को, दोनों को पूरा अंदेशा था कि वो अगर यहाँ प्रयागराज लाए जाएंगे तो उनका मर्डर होगा। और उन्होंने जब भी उनको मौका मिला मीडिया से बातचीत करने का, तब भी दोनों भाइयों ने इस बात को मीडिया से कहा। और बल्कि अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में रिट भी लगाई थी कि मैं, अगर मुझे वहां ले जाया गया यूपी में, तो मेरा इनकाउंटर हो सकता है या मेरी हत्या हो सकती है। हालांकि उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और ये दोनों आए थे। और पेशी में जब पहली बार अशरफ बरेली से आया था, तो उसने इस बात को इंडिकेट किया था मीडिया पर्सन्स के सामने कि मुझे एक बड़े अधिकारी ने, पुलिस अधिकारी ने कहा है कि किसी बहाने से तुमको हम जेल से निकालेंगे और तुमको ठिकाने लगा देंगे। और उसने ये अंदेशा जाहिर किया था। और उसके बाद जब दूसरी बार वो पेशी पे जब प्रयागराज लाया जाता है, तो मेडिकल के लिए उसको पुलिस टीम जब लेके जा रही होती है, उस समय 21 पुलिस वाले उसके साथ थे, एक इंस्पेक्टर, 7 दरोगा और 13 दीवान और सिपाही मिला करके उसकी एक टीम थी, जिस टीम की सुरक्षा में वो दोनों भाई का मेडिकल कराने ले जाया गया था। और रास्ते में ही मीडिया कर्मी चूंकि सवाल पूछ रहे थे, और आप वो फुटेज अगर देखें तो अतीक और अशरफ चल रहे हैं और उनके सामने मीडिया कर्मी खड़े हैं जो सवाल पूछ रहे हैं, और मीडिया कर्मी पीछे पीछे चल रहे हैं और अतीक और अहमद सामने चल रहा है, अतीक और अशरफ। तो चूंकि मीडिया कर्मी सामने थे, तो अतीक और अशरफ की जो स्पीड थी चलने की, वो बहुत स्लो थी। और उसमें अचानक से एक साइड से एक शख्स आता है और पिस्टल करपट्टी पे लगा करके फायर करता है। और अतीक के गिरते ही अशरफ घूमता है, तब तक अशरफ के ऊपर भी बर्स्ट फायर होती है और दोनों भाई वही मौके पे ही खत्म हो जाते हैं, मार दिए जाते हैं। इसमें जो एक सबसे पहली बात आ रही है, जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है, वो ये है कि पुलिस की जो सुरक्षा में खामी थी, वो सबके सामने है, उसी पे सवाल उठ रहा है। और कि पुलिस की मौजूदगी में 3 ऐसे लड़के, जिनका कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं था क्राइम का, उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस थे, बट अतीक के मुकाबले अगर देखा जाए तो उनका कद बहुत छोटा था। और वो आते हैं और इतने पुलिस वालों के बीच में अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं और अतीक को अतीक और अशरफ दोनों की मौत होती है। और ये वहां पे फिर सरेंडर कर देते हैं, ये दोनों लड़के। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस की से सुरक्षा में तो लापरवाही का नतीजा है। ये इस पे सवाल उठ रहे हैं लगातार कि पुलिस ने किस की लापरवाही थी। वहां मीडिया की एंट्री नहीं होने देनी चाहिए थी, या फिर गाड़ी मेडिकल कॉलेज के कैंपस के बाहर के बजाय अंदर तक, जहां तक जा सकती थी, पॉसिबिलिटीज थी, वहां तक इन लोगों की गाड़ी जाती और वहां उतार करके सीधे अंदर जाते और अंदर मेडिकल करा करके बाहर आते और जेल में आते। तो कई सारी चूक है जिस वजह से ये घटना हुई। और उसी चूक पे अब सवाल भी उठ रहा है, विपक्ष मुद्दा भी बना रहा है कि कैसे ये चूक हुई और इतना दुस्साहसिक घटना हो गई। और आप एक चीज देखिए, इसमें उमेश पाल को पुलिस सिक्योरिटी मिली हुई थी, 2 गार्ड थे उनके पास, बावजूद हमलावर आते हैं और उमेश पाल को मार के चले जाते हैं। अतीक अहमद और अशरफ ये पुलिस कस्टडी में थे, 21 पुलिस वाले इनकी सिक्योरिटी में थे। अपराधी आते हैं, मारते हैं, अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि कहीं ना कहीं लैक ऑफ, मतलब सुरक्षा के चीजों के साथ चूक हुई, और जिसका नतीजा ये है कि अतीक अहमद और अशरफ की दुस्साहसिक तरीके से हत्या हो जाती है। हालांकि इस पे जांच का आयोग का गठन कर दिया गया है, जो अपना जल्द से जल्द रिपोर्ट देगी, जिसमें पता चलेगा कि कैसे क्या चीजें हुई। लेकिन ये बताएं कि इसमें जो राजनीति है, देखिए जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश में, तो तब से अंडरवर्ल्ड और क्रिमिनल जो माना जाता है कि उनका सफाया हुआ है। और ये भी उसी घटनाक्रम में पूरी की पूरी बात चल रही थी जब इनकाउंटर हुआ असद का। तो योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में इस घटना को क्या एक लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ विषय माना जाए, या फिर ये माना जाए कि जी ये तो, क्योंकि इस तरीके की कोई नामोशी या कोई अफसोस सत्ता पक्ष में या कहीं नजर नहीं आ रहा कि हमारे कार्यकाल में इतनी बड़ी जघन्य हत्या हो गई। उल्टा इसको अलग अलग तरीके से लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कि खुद बहुत बड़ा बाहुबली था तो उसको इसी तरीके से मरना था और मर गया।
तो इस चीज को कैसे देखते हैं कि एक तरफ तो ये छवि है कि बहुत लॉ एंड ऑर्डर को सुदृढ़ किया गया है, और दूसरी तरफ अभी भी ऐसे एलिमेंट्स हैं। अब उनके पीछे किसका संरक्षण है वो एक अलग जांच का विषय होगा, लेकिन आप इस वारदात की रोशनी में यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को कैसे आंकते हैं? अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद जो एक आम चर्चा है वो ये चर्चा थी कि या जब तक असद का एनकाउंटर हुआ था तब तक इसको लॉ एंड ऑर्डर का की सफलता मानी जा रही थी कि चाहे कोई भी हो, किसी का रिश्तेदार हो, बेटा हो, अगर उसने गुनाह किया है तो पुलिस मतलब उसके साथ कड़ाई से पेश आ रही है। और उसका एनकाउंटर हुआ, वो सरेंडर करने को तैयार नहीं हुआ, पुलिस पे फायरिंग किया तो पुलिस ने भी गोली चलाई और उसकी मौत हो जाती है। यहाँ तक तो सब कुछ बहुत बढ़िया था, लेकिन निश्चित तौर पे पुलिस की सुरक्षा के भीतर जाकर के अतीक और अशरफ की हत्या, ये पुलिस के सवाल वापस से खड़े कर देती है। ये कानून व्यवस्था में ही चूक मानी जाएगी। अगर ये पुलिस अभिरक्षा में न होते, फ्री होते, अपने कॉन्वॉय से जा रहे होते, इनके ओपोनेंट इन पे फायर करते, मारते, तो शायद ये सुरक्षा में चूक, देखिए कोई भी क्राइम अगर होता है तो वो सुरक्षा में चूक माना जाता है, लेकिन ये भी सच है कि पुलिस हर समय हर जगह मौजूद नहीं रह सकती है क्राइम को रोकने के लिए। लेकिन पुलिस की मौजूदगी में जब ये हत्या हो जा रही है तो उसे चूक तो माना ही जाएगा कानून व्यवस्था के साथ। और जिसको लेकर के लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, और जो यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो लगातार घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत हाई प्रोफाइल मीटिंग बुलाते हैं, हाई लेवल मीटिंग बुलाते हैं, कई सारे बड़े अधिकारियों के साथ वो लगातार बैठक कर रहे हैं, चीजों की एक एक पल की रिपोर्ट ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, कितनी बड़ी घटना आखिर हुई तो हुई कैसे। और जांच आयोग का गठन हुआ है। उम्मीद है कि जो भी चीजें इसके पीछे है वो सच पब्लिक के सामने आएगा। मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा कि अतीक अहमद के व्यक्तित्व को आप कैसे देखते हैं? मैंने कई मंचों पर से उनके भाषण देखे हैं, और मुसलमान जो तबका है जो था जिस पर वो काफी हद तक निर्भर करते थे, और उनकी कुछ स्पीचेस जो रिसेंटली मैंने देखी जब वो चुनाव लड़ रहे थे या रैलियां वगैरह कर रहे थे, तो उसमें वो बार बार यही जिक्र करते थे कि समाजवादी पार्टी के समय में मुस्लिम जो वर्ग है वो हिम्मत करता है, सड़कों पर आता है, इसीलिए झगड़ा होता है, दंगा होता है, नहीं तो और पार्टियों के समय में तो मुस्लिम वर्ग अपने घरों से नहीं निकल पाता। तो इस तरीके की कुछ स्पीच वगैरह वो देते हुए नजर आते हैं। तो ये जो धार्मिक किरदार था, मतलब मुस्लिम वोट बैंक का उनके साथ होना, ये भी एक बहुत डोमिनेंट फीचर रहा। और कमोबेश क्या यही हो रहा है उत्तर प्रदेश में कि मुख्तार अंसारी जैसे या अतीक अहमद जैसे जो मुस्लिम बाहुबली रहे हैं, जो दबिश है उसका दायरा उन पर ज्यादा कसा गया है? देखिए, चाहे यूपी अंडरवर्ल्ड हो, मुंबई अंडरवर्ल्ड हो, आप एक चीज देखेंगे कि जो असामाजिक तत्व होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा सामाजिक होते हैं। ये अगर ये सामाजिक न हो तो इनको पब्लिक सपोर्ट नहीं मिलेगा और ये कभी चुनाव जीत ही नहीं पाएंगे। और सिर्फ मुस्लिम के बूते अतीक अहमद को जीत मिलती हो ऐसा भी नहीं है। अतीक अहमद हो या दूसरे कोई भी माफिया हो, सोसाइटी में जो उनकी एक सीट होती है, उस सीट में उनकी लोकप्रियता इसलिए होती है कि वो लोगों के साथ उनके टच में रहते हैं। उनके कास्ट का प्लस पॉइंट तो उनको मिलता है, वो एक ठोस वोट बैंक हो जाता है कि मैं इस कास्ट का हूं या मैं इस कम्युनिटी का हूं, तो उस कम्युनिटी के मैक्सिमम लोग या उस कास्ट के मैक्सिमम लोग उनके साथ हो जाते हैं। बट जो दूसरी कास्ट और कम्युनिटी है उसमें से भी थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी लेकर के वो एक ऐसा वोट बैंक तैयार कर लेते हैं कि वो वोट बैंक उनको उनके चुनाव को जो है जीत उनकी सुनिश्चित कर देता है। मुस्लिम होने के कारण उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। मुझे लगता है कि ऑफिशियली ऐसा कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, इस बात को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। और मुख्तार अंसारी या अतीक अहमद दोनों, इनके व्यक्तिगत संबंधों को अगर आप देखेंगे तो सिर्फ मुस्लिम ही इनके इर्द गिर्द या इनके बहुत क्लोज लोगों में नहीं है। जिस राजू पाल की हत्या का आरोप अतीक अहमद पे लगता है वो राजू पाल ही अतीक अहमद का बहुत क्लोज था, और राजू पाल मुस्लिम नहीं था। तो इस तरीके से बहुत से लोग होते हैं इनके साथ। इनके जो व्यक्तिगत संबंधों के लोग होते हैं उसमें कोई एक जात या कम्युनिटी नहीं होती है, और एक जात एक कम्युनिटी के साथ अगर ये आगे चलेंगे तो ये बहुत ज्यादा लंबा सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। इनको तो एक अपने साथ साथ
जब तक ये मतलब सक्षम है तब तक ये चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। फिर इनकी कोशिश होती है कि इनके फैमिली मेंबर्स जो यंगस्टर, जो सेकंड लीड जनरेशन है, वो आगे आए। तो इनको सबको बटोर के चलना होता है। तो सिर्फ ये एंगल मुझे नहीं लगता कि ये मुस्लिम हैं तो सिर्फ मुस्लिमों को अपने साथ रखते हों, ऐसा पॉसिबल नहीं। अ, संदीप जी, एक आपसे ये भी जरूर जानना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में जो सफाया हुआ है अंडरवर्ल्ड का, जो जितने भी बाहुबली थे या तो वो जेलों में डाल दिए गए या फिर एनकाउंटर धड़ाधड़ चल, न सिर्फ बाहुबली बल्कि और भी जो गैंगस्टर थे, तो ये कार्रवाई कैसी रही और कितना बड़ा मतलब एक्शन प्लान रहा? बहुत इसको काम है, इसको एक बहुत बड़ा मॉडल माना जाता है, खास करके उन स्थितियों में जब हम हरियाणा और पंजाब जैसे राज्य देखते हैं जहां पे पहले क्राइम थोड़ा सा कम था, यूपी के मुकाबले तो बहुत ही कम था, लेकिन अब तुलना बिल्कुल उलट की जाती है कि उत्तर प्रदेश की तरफ कोई भी पंजाब का या हरियाणा का गैंगस्टर उस तरफ नहीं जाता और वो अपने आप को यमुना के इसी तरफ रखना बेटर रखते हैं। दिल्ली में अंडरवर्ल्ड आपको नजर आएगा, आपको हरियाणा में, राजस्थान, पंजाब में दिखेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की तरफ कोई नहीं जाता। तो इस ट्रेंड को आप कैसे एनालाइज करते हैं? और कार्रवाई में आपने तो बहुत इसको किताब लिखी है, स्टडी किया है। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद निश्चित तौर पे अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा, इन लोगों के ऊपर बहुत कार्रवाई हुई है। कई सारे इनके जो क्लोज लोग थे, और जो जितनी भी कब्जा की हुई प्रॉपर्टीज थी वो रिलीज कराई गई। कई सारे जो अवैध निर्माण थे उनको बुलडोज किया गया। कई सारे मुख्तार अंसारी के बहुत क्लोज अलाई थे, मुन्ना बजरंगी, उनकी जेल में हत्या हो गई। अतीक अहमद की हत्या हो गई। तो हत्या एक अलग चीज है और सरकारी कार्रवाई जो है वो एक डिफरेंट चीज है। दोनों एक अलग चीज हो जाती है। हत्या गैंगवॉर में होता है और जो कार्रवाई है वो अपनी जगह पे है। तो इसमें निश्चित तौर पर कोई दो मत नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद इन लोगों के ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से प्रशासन की कार्रवाई हुई है। और पिछली सरकारों को अगर आप देखिए तो 90s में, अगर हम 90s से भी पहले की बात करें तो 80s में जब कमोबेश पूरे भारत में सिर्फ मुंबई अंडरवर्ल्ड होता था, और जब गोरखपुर यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट था, वहां अंडरवर्ल्ड, वहां दो बड़े बाहुबली नेता थे जिनके बीच में गैंग वॉर होती थी। और तब गोरखपुर से ही एक मुख्यमंत्री बने थे वीर बहादुर सिंह, और उन्होंने पहली बार एक एक्ट बनाया था, गुंडा एक्ट, 1986 में जब वो सीएम बने थे। उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से निपटने के लिए कल्याण सिंह जब सीएम थे यूपी में बीजेपी के से, तो उन्होंने एसटीएफ का गठन किया था 98 में, 4 मई 1998 को एसटीएफ का गठन हुआ था, जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल, एक यूपी का बहुत बहुचर्चित अपराधी था शिव प्रकाश शुक्ला, उसके खात्मे के लिए एसटीएफ का गठन किया गया था। उसके ही नहीं, उसके जैसे जो भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को अंजाम दे रहे थे उन सबके खात्मे के लिए एसटीएफ का गठन किया था, कल्याण सिंह ने किया था, जिसको एक बहुत बड़ा मूव माना गया था कि ये सरकार क्राइम के अगेंस्ट जो है एक बड़ा स्टेप उठाने जा रही है। और फिर आप आ जाइए तो बीएसपी का शासनकाल जब आया 2007 में, मायावती जी जब सीएम बनती हैं, तो फिर उस समय भी अतीक अहमद के ऊपर बहुत कार्रवाई हुई थी। अतीक अहमद की बहुत सारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था। अतीक अहमद को काफी लंबे समय तक फरार रहना पड़ा था बीएसपी के शासनकाल में। ये राजू पाल की हत्या के ठीक बाद का समय था, 2005 में राजू पाल की हत्या होती है, और ये 2007 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को जब जीत मिलती है एग्जैक्ट मेजोरिटी के साथ, और मायावती जी संभवतः तीसरी बार जब सीएम बनती हैं, पहली बार 5 साल के लिए जब वो सीएम बने थे, उस टेन्योर की मैं बात कर रहा हूँ, तब भी अतीक अहमद के ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की गई थी। और उसमें अतीक को बाद में हाजिर होना पड़ा था एक लंबे समय के बाद, फरारी काटने के बाद। तो समय समय पर सरकारें कार्रवाई करती रही हैं। और लेकिन यूपी बिहार की सोसाइटी में ये चीजें आप देखेंगे तो 2000 के बाद गिरावट आज देखने को मिलती है। 2000 के पहले 80s 70s 80s 90s में जिस रेशियो में माफिया उभर रहे थे या बाहुबली नेता उभर रहे थे, 2000 के बाद नए उभार के लोग बहुत कम हो गए, धीरे धीरे खत्म हो गए। जो उभर चुके थे वो मौजूद थे, नए लोगों की एंट्री बहुत कम होने लगी। और जहां तक आपने बताया पंजाब, हरियाणा और यूपी की बात, तो कई सारी घटनाएं ऐसी हैं और कई सारी सोर्सेज की बात मान लीजिए या उन बातों को देखेंगे अगर आप, तो एक ऐसा नेक्सस है जो पश्चिम और पूरब के माफियाओं के बीच में बना हुआ है।
और ये एक दूसरे की सहूलियत के लिए ये बनता रहा है। माफिया अपने आप को उन्हें पता है कि आज नहीं कल हमारे ऊपर प्रेशर पड़ेगा, हमें ये अपनी जगह छोड़ के कुछ दिन के लिए भागना पड़ सकता है, या सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट या एक इलाके से माफिया का काम नहीं चल सकता है। तो जो अलग अलग एरिया के होते हैं उनके साथ वो फिर एक स्वतः अलाई बन जाता है और सब एक दूसरे की मदद करते हैं। तो पंजाब के हम्म। भी जो माफिया हैं, अब जैसे गुरमीत सिंह बाबा एक पंजाब के बाहुबली थे, जिनके ऊपर कई सारे एफआईआर वगैरह हुए थे दिल्ली में। तो वो लखनऊ जेल में बंद था। उस वक्त लखनऊ जेल में गुरमीत बाबा के साथ अमरमणि त्रिपाठी भी सेम टाइम था जब वो जेल में थे, अभय सिंह जेल में थे, मुख्तार अंसारी लखनऊ जेल में थे। तो जब आप जेल में रहते हैं एक टाइम में, तो फिर वहां पर जो संबंध बनते हैं वो फिर बाहर निकलने के बाद भी बने रहते हैं एक दूसरे की सहूलियत के हम्म। लिए। तो पंजाब और हरियाणा के कई जो माफिया हैं उनके संबंध यूपी के माफियाओं से होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम्म। और ये जो फाइनली इस घटना पे आखिरी सवाल आपसे लूंगा, ये जो घटना हुई है, जिस तरीके के वेपन्स इसमें, वो टर्किश मेड जिगाना सेमी ऑटोमेटिक गन्स हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, और ये लड़के जो थे वो गन्स 7-7 8-8 लाख की पिस्टल है वो, तो उसको अफोर्ड कर पाना और खरीद पाना या उससे एक अपराध कर पाना, ये बहुत दूर की बात लगती थी इन लड़कों के कैलिबर के हिसाब से, क्योंकि इस तरीके के वेपन्स और इस तरीके का काम करने के लिए बहुत ही डिफरेंट लेवल का एक ऑपरेटिव चाहिए होता है। तो ये आपको लगता है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है, या साजिश है, कोई ना कोई साजिश जरूर है। अब कौन उसके पीछे हो सकता है? जिस तरीके से आपने कहा कि इनको खतरा था, सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग जाते हैं, तो इनको एक एक्स्ट्रा जिसे कहते हैं कि जुडिशियल और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से एलिमिनेट किया गया। और इसकी नौबत क्यों आ रही थी? कि क्या कानून अपना काम नहीं कर पा रहा था, या उसे काम करने ये खुद ही लोग नहीं दे रहे थे, गवाहों को धमका रहे थे, मरवा रहे थे, तो लगा कि इसको इसी तरीके से हैंडल किया जा सकता है, और वही हुआ। चाहे इनकी विरोधी पार्टियां, विरोधी गैंग्स इनको निशाना बनाया, या फिर कई बार बहुत एजेंसियां ऐसी होती हैं जो कि इस तरीके की कार्रवाई कराती है। तो इस घटना के पीछे आपको अपने अनुभव के हिसाब से क्या लगता है? बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। और जब आप मीडिया रिपोर्ट्स देखेंगे अभी हाल फिलहाल के, कल अतीक और अशरफ की हत्या के बाद के, तो उसमें सारे सवाल पॉइंट आउट किए गए हैं कि जो लड़के हैं इनका कोई बहुत क्राइम का बैकग्राउंड नहीं था, और जो जिगाना पिस्टल थी वो ये ले पाने में एक इनका कोई ऐसा नहीं लगता है कि ये वो वहां तक अफोर्ड कर पाते। तो पैसे की बात है कि बहुत महंगे पिस्टल होते हैं। दूसरा, ये पिस्टल जो टर्की में से मेड है, उसको ये कैसे इन तक पहुंच सकता है? इनका कोई नेटवर्क उतना बड़ा नहीं दिख रहा था कि ये अब उसको रीच कर पाते उस पिस्टल को। तो ये सारे सवाल उठ रहे हैं घटना के बाद से। और जो पूछताछ में ऐसा भी एक जानकारी मिल रही है कि जो अभी रिमांड पर अतीक ने पूछताछ में बताया था, तो उसमें एक ये भी बताया जा रहा है कि कई बड़े सफेद पोशों के नाम अतीक ने लिए थे। और उसको लेकर के भी घटना के एक कुछ कारणों में से कारण उनको भी माना जा रहा है कि जो इसने बड़े नाम लिए थे, कहीं उनमें से तो किसी ने नहीं इस घटना को अंजाम दिया, या इसके किसी अपोनेंट ने तो नहीं गैंग वॉर में कि ये मौका है, इसको खत्म कर देते हैं और फिर हम अपना क्लियर अपने हिसाब से रहेंगे। तो इस तरह के कई सारे सवाल हैं, और यही सवाल जो है वो कानून व्यवस्था की जो लूप होल है उसके लिए खड़े होते हैं कि तीन अलग अलग जिलों के लड़के कैसे एक साथ आ जाते हैं और अतीक को मार देते हैं। क्या उनके बीच पहले से वो गैंग बना लिए थे अपना, कि वो कब एक साथ आ गए थे? वो तीनों तो अलग अलग जिले के हैं, एक हाथरस का है, एक बांदा का है, एक कासगंज का है। तो इस तरीके से अलग अलग जिलों के लड़के हैं, कोई बड़ा क्राइम का बैकग्राउंड नहीं है, आते हैं और बिल्कुल लेटेस्ट सोफिस्टिकेटेड वेपन के साथ घटना को अंजाम देते हैं, पकड़े जाते हैं। तो अब और ये जो चूंकि वो पकड़ लिए गए हैं, तो ये जय श्री राम के नारे बाद में लगाए गए, इसका क्या मायना? ये बहुत गंभीर है और महत्वपूर्ण है कि बाद में जो जय श्री राम के नारे क्या पुलिस से बचने के लिए लगाए गए, जानबूझ के लगाए गए, किसी को बदनाम करने के लिए लगाए गए, या अपनी पहचान को स्थापित करने के लिए लगाए गए? तो मतलब घटना तो अपने आप में एक गुत्थी है, पहेली है, लेकिन ये जिसके बाद नारे लगे, इसको आप कैसे? लोगों के, आम पब्लिक के सेंटिमेंट्स के लिए ये नारे लगाए गए। जो अतीक के अपोनेंट, मतलब जो अतीक को पसंद नहीं करने वाले लोग होंगे, जो मतलब जय श्री राम का नारा लगा करके एक जो हिंदुत्व की बात होती है,
वो हिंदुत्व को दिखाता है ये नारा। टारगेट मतलब वहां वो ये नारा जो है वो दिखाने लगता है कि मतलब हाँ ये हिंदुत्व का नारा पहचान बन चुका है हिंदुत्व का। तो ये नारा लगाने के पीछे एक सेंटिमेंट को जो होगा रहा होगा उनका। अब ये तो नारा लगाने वाले पुलिस पूछताछ में बताएंगे बेहतर कि वो ये नारा क्यों लगाए। पर जहां तक मुझे लगता है वो नारा सिर्फ इसलिए था कि शायद मैं जय श्री राम का नारा लगाऊं तो मैं बच जाऊं मौजूदा वापस दौर में जवाबी इस कार्रवाई में नारे मार की ना दिया अहमियत को जाए। देखते हुए। हम्म हाँ जी, मौजूदा दौर में जो इस नारे की अहमियत है उसे देखते हुए उनको लगा होगा कि मैं इस नारे को हम लोग लगाएंगे तो शायद हम बच भी जाएं और हमें सपोर्ट भी मिल जाए। हम्म और ये कुछ हद तक मिसलीड करने का भी मकसद रहा हो सकता है कि मरवाया किसी ने लेकिन जय श्री बिल्कुल राम का बिल्कुल हो नारा लगा सकता है, के बिल्कुल। बात को भटका दिया जाए। हाँ, घुमा दिया जाए, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलिए संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना समय निकाला और हमसे बातचीत की। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी किताब दर्शकों के बाद दोबारा मैं कि संदीप पांडे जी की किताब है वर्चस्व, बहुत अच्छा नाम है जिसका, वर्चस्व, और ये अंडरवर्ल्ड के वर्चस्व की लड़ाई पर आधारित है। उत्तर प्रदेश बिहार के बाहुबलियों की किताब पर आधारित किताब है। सो थैंक यू सो मच संदीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।